रहे सरकार को, कह रहे सरकार को, कह रहे सरकार को, कह रहे सरकार को, हमारा मर्जी तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, वोट हमारा मर्जी तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, वोट हमारा मर्जी तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। माती आमच्या हक्काची, नाही दिरंगाई करायची, माती आमच्या हक्काची, नाही दिरंगाई करायची, नाही दिरंगाई करायची, माती आमच्या हक्काची, नाही दिरंगाई करायची। पार्टी की लड़ाई काफ़ी दिन से कृति समिति लड़ रही है, इसका मैं शाहिद हूँ, क्योंकि मैं जब कांग्रेस का जिला सदर हुआ करता था तो मैंने भी अपनी तरफ से इसकी डिमांड की थी। उस वक्त हमारे यहाँ के संपर्क मंत्री देशमुख साहब हुआ करते थे, थोरात साहब, अशोक चौहान साहब और वर्षा ताई, जहाँ तक भी मेरी आवाज़ जा सकती थी, नाना पटोले जी, सबको मैंने ये निवेदन दिए थे। उस वक्त के अखबारात में भी ये शाया हुआ था। मेरे साथ साथ कृति समिति के भी लोगों ने उस वक्त यही गेस्ट हाउस में हमने निवेदन दिए थे। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि उस वक्त जो महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, शायद उनकी इच्छा शक्ति नहीं थी। अब क्योंकि मैं किसी पार्टी में नहीं हूं तो मैं खुल के सब बात कह सकता हूं। मुझे लगता है ये जो हमारी डिमांड है ये बिल्कुल ही जायज डिमांड है, क्योंकि पहले इन्होंने कहा था सरकार ने कि हम 5% आरक्षण देंगे, तब ये बात नहीं निकल के आई थी। लेकिन जब इन्होंने पार्टी, सारथी, महाज्योति जैसे एस्टैब्लिशमेंट्स कायम किए और जो रिजर्वेशन मिलना चाहिए था, जिसको कि इवन सुप्रीम कोर्ट ने हेल्प किया था कि माइनॉरिटीज को रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए एजुकेशन के अंदर, लेकिन उसके लिए बड़े अफसोस की बात है कि महाविकास आघाड़ी की तरफ से जैसी काविशें करनी चाहिए थी, जो सबमिशंस कोर्ट को देने चाहिए थे, वो इन्होंने नहीं दिए, वरना शायद हम लोगों को रिजर्वेशन भी मिल जाता, क्योंकि कोर्ट के ऑब्जर्वेशन ही उतने स्ट्रांग थे। अब आज की सरकार की जो बात करें तो कौन किधर है यही नहीं पता, कोई विरोधक में भी है और वो सत्ता में भी है, तो उसकी भूमिका क्या है पहले ये स्पष्ट होनी चाहिए। अगर इच्छा शक्ति हो तो मुझे लगता है कि ना कोई आंदोलन करनी पड़ेगा, ना कोई धरना देना पड़ेगा। एक तरफ ये कहना कि हम अपने ये नेताओं से कह देंगे, वो कर लेंगे, फिर आप विरोधक में भी बैठ रहे हैं, फिर आप सत्ताधारी में भी बैठ रहे हैं, तो मैं किसी पे टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, सबको एक जगह आके ये करना चाहिए, लेकिन हमारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। मैं इसमें यह भी कहना चाहूंगा कि जो मैंने जो मीडिया के जरिए देखा उसमें अबू आसिम आजमी साहब ने अच्छी तरीके से इसकी आवाज बुलंद की, लेकिन बाकी जो पक्षों की जो भूमिका है वो कहीं ना कहीं गोलमोल नजर आती है। अब इसमें एक समाज के तौर पे हम लोगों को अपने कंसेप्ट क्लियर रखने चाहिए, अपनी लड़ाई को अपनी हक की लड़ाई समझ के लड़ना चाहिए, ना कि किसी के रहमो करम पे हम लड़ रहे हैं कि वो दादा कर देंगे, बाबा, भैया, नाना, काका। अब साहेब ये सबसे ऊपर उठ के आंखों में आंखें डाल के हमको जो है अपनी डिमांड रखनी पड़ेगी और अपनी मांग उनसे मनवानी नहीं है। जैसी तरीके से महाराष्ट्र के अंदर मराठा समाज ने आमदारों से और नेताओं से, पार्टियों से ये कहा कि अगर हमको आरक्षण नहीं मिलता है तो आप हमारी बस्तियों में वोट लेने ना आए, तो उसी तरीके से ये कॉल भी होना चाहिए कि अगर ये महामंडल जो हम आपसे डिमांड कर रहे हैं, ये एस्टैब्लिशमेंट आप नहीं देते हैं, तो हमारी बस्तियों में आके हार पहनने के और भाषण करने के आपको फिर क्या हक मिलता है? अगर ये नहीं तो फिर बस्तियों में एंट्री नहीं। ये भी आपको एक भूमिका एग्रेसिव लेनी पड़ेगी अध्यक्ष साहब। उसके अंदर ये बार बार निवेदन देने से नहीं, जब ये वोट देने के लिए आएंगे तो इनको पता होगा कि हमने इनका काम ही नहीं किया ना। अभी चुनाव बहुत दूर नहीं है, अभी लोकसभा लगने वाली है, उसके बाद आपकी विधानसभा है, उसके बाद कॉर्पोरेशन है। जब आप उनको ये इशारा दे देंगे कि आपने अगर हमको ये नहीं किया तो हमारे वोट भी एक्सपेक्ट मत कीजिए, फिर नोटे का ऑप्शन है हमारे पास, सीधा बात। तो ये जो है ये हक की लड़ाई है, इसमें समाज के, और मैं इसमें यह भी कहूंगा कि हमको माइनॉरिटीज की जो बात है, जैसे हमारे साथ सिख समाज है, क्रिश्चियन समाज है, वो छोटी समाज उसमें मिकदार में हमको उनको भी साथ में देना चाहिए, क्योंकि
ये जो बाकी 3 जो महामंडल हैं उसके अंदर जो है तो मुझे लगता है कि ये लोगों को नहीं इंक्लूड किया गया। तो इसको एक कलेक्टिव लड़ाई बना के हमको आगे आना चाहिए और ये पार्टियों की जो गोलमोल भूमिका है उनको अपनी भूमिका स्पष्ट करनी चाहिए। आने वाले चुनाव के अंदर अगर नौजवान तबका या जो सामाजिक कारकुन है, समाजी नेता है, वो इसके अंदर एग्रेसिव होकर सामने आएंगे कि आप ये हमको दे, नहीं तो हमको नहीं करेंगे। क्योंकि जो आज हम देख रहे हैं कि इनके पास सच्चर कमेटी की रिपोर्ट मौजूद है, रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट मौजूद है। एक तरफ तो ये कहते हैं कि हमने ये रिपोर्ट सामने लाई है और उसके बाद उस पर कोई एक्शन नहीं, रिजर्वेशन देने का नाम नहीं है, नौकरियों के अंदर लोगों का रिप्रेजेंटेशन कम होते जा रहा है। मैं इतना ही कहूंगा कि अपनी अपनी पार्टियों से ऊपर उठ के सब लोग एक जगह आए और इसको अपनी हक की लड़ाई मान के अगर लड़ेंगे, ना कि किसी के आप रहमो करम पे हैं, ये हमारा हक है, ये हमको मिलना चाहिए। इस लड़ाई में मैं और मेरे साथी सब आपके साथ हैं, इस बात की गवाही देता हूं और अपनी बात खत्म। जिनको ज़्यादा पार्टी के ताल्लुक से इल्म नहीं है उनके लिए 2 से 3 मिनट के अंदर अपनी बात को ख़त्म करूँगा। मैं शेख सलीम, रिटायर्ड प्रिंसिपल गवर्नमेंट ITI और साथ ही साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस का चीफ जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से भी रिटायरमेंट के बाद में काम कर रहा हूँ। साथियों, जैसे कि सुबह से कई तकारीर हो रही है और बात सामने आ रही है कि जब तक इल्म नहीं रहेगा इंसान की तरक्की नामुमकिन है। इल्म को हासिल करने के लिए सहूलतें फराहम होना ज़रूरी है। 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ और जब से हर एक फील्ड के अंदर कोशिशें की जा रही है, माइनॉरिटीज़ के अंदर, खुसूसियत से मुसलमानों के अंदर भी वो ख़त्म हुई। आगे चल के ऐसे हालात है कि अभी कोई पढ़ने के लिए तैयार नहीं। पढ़ के करेंगे क्या? पढ़ेंगे ड्राइवर बनेंगे, पढ़ेंगे रिक्शा चलाएंगे, पढ़ेंगे टपरी करेंगे। उससे बेहतर है आज ही हम पढ़ाई छोड़ दें और हम अपने काम पे लग जाएं। इस चीज़ को लेकर पढ़ने की तरफ से तवज्जो कम हुई। आगे जब हालात बदले तो मुसलमानों का पढ़ाई के अंदर से इंटरेस्ट कम हुआ और हम दिन ब दिन देख रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि मुसलमानों को नौकरी मिले, रिजर्वेशन मिले, लेकिन ये मिलने के लिए जो पढ़ाई चाहिए वो नहीं है। उसके लिए मौके जो चाहिए नहीं मिलने चाहिए। हमारे महाराष्ट्र शासन के अंदर अलग अलग समाजों के लिए अलग अलग संस्थाएं बनाई गई। वो स्वायत्त संस्था है, वो समाज के बच्चों को फायदा पहुंचाने के लिए, पढ़ाई के लिए मदद करती है। जैसा कि हमने देखे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर संशोधन और प्रशिक्षण संस्था, जिसको हम बारनी कहते हैं, दलित समाज के लिए बनाई गई है। साथ ही साथ छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से सारथी बनाई गई है। साल से मेहनतों के बाद से समझ में आया कि गवर्नमेंट देना चाह रही है, लेकिन उसके लिए मौका चाहिए। 7 तारीख से नागपुर के अंदर हिवाली अधिवेशन शुरू हो रहा है। अब सभी आमदार जितने भी है, जितने लोग प्रतिनिधि, सभी से डिमांड रखी है, सबको निवेदन दिया गया है। यहाँ पर भी कुछ दिन पहले रोहित पवार भी आए थे राष्ट्रवादी के, उनको भी यहाँ पे कमिश्नर ऑफिस सामने हमारे अध्यक्ष जी ने उनको निवेदन दिए और एक मांग करते हैं गवर्नमेंट से कि आने वाले अधिवेशन के अंदर इसके ऊपर ठहराव लाया जाए और पार्टी को कायम किया जाए। यहाँ पर हमारे आंदोलन में राष्ट्रवादी कांग्रेस की जानिब से जिलाध्यक्ष हमारे बाडरंग तांगड़े और साथ साथ युवक के अध्यक्ष और बाकी सब पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद है। मैं हमारे बाडरंग तांगड़े साहब को निवेदन करूँगा वो यहाँ पर आए और अपनी पार्टी की जानिब से हमें पार्टिमा जाहिर करें। मौजूद हमारे सब दोस्त भाई, जो मार्टी जो अब इसका लॉन्ग फॉर्म यहाँ है मौलाना आज़ाद रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। अभी कुछ दिन पहले जो इनके अध्यक्ष है एडवोकेट पठान साहब, यहाँ पर हम विभागीय आयुक्त में निवेदन देने आए थे जो मराठवाड़े में दुष्काल जाहिर करो, बड़ी समस्या है पानी की, जानवर के चारे की। और उस दिन एडवोकेट वकील साहब वहाँ आए थे, सब थे, वही बोल रहा हूँ। तो उनके साथ यहाँ पे हमारे आमदार रोहित पवार यहाँ पे मौजूद थे। 2 दिन उनको बात करके उनकी मुलाकात करवाए, उनके निवेदन हमने दे दिए। कई जो मार्टी है इनकी जो भी समस्या है तो ये रास्ता है, इसमें कोई गलत बात नहीं है कि जिसके लिए कोई हमारा जो अभी पर आप क्वेश्चन कर रहे हैं रोज उसके साथ में निवेदन दे रहे। और आपकी जो मांग है तो ये राष्ट्र मांग है और हर समाज में अलग अलग, पिछड़े समाज में बहुत सारे प्रॉब्लम यहाँ पे शुरू हुए हैं और ये अच्छी संस्था है।
और इसको जो भी, तो आपकी कोई गलत मांगनी नहीं है कि जैसे हमने रोहित दादा को बाद में डिटेल चर्चा की है इसके बारे में कि दादा ये ऐसा ऐसा सवाल है, और ये बच्चे की पढ़ाई के लिए, बच्चों की अभी आजकल जो लोक संख्या बढ़ी उस पैमाने पे आज जॉब नहीं मिल रही, पढ़ाई में तकलीफ हो रही है, उसको मदद नहीं हो रही है, हर जिसकी उसकी हर जो भी कोई अलग अलग शिक्षण लेते हैं तो उनको हर बच्चों का भी प्रॉब्लम हो गए, और इसमें इनकी मदद करना बिल्कुल ज़रूरी है। और ये जो इनकी आवाज़ है ये गवर्नमेंट तक पहुंचना चाहिए। देखो ये नीचे, और बहुत दिनों से ये संगठन इसमें से हमने ये बात कही, आने वाले कल के जो विधिमंडल का अधिवेशन नागपुर में है, आज कुछ दिनों में, अभी चंद दिनों में होने वाला है, जयंत पाटिल से भी इस बारे में हम बात करेंगे, राजेश भैया टोपे साहब से बात करेंगे, और अपना जो मुद्दा है ये राष्ट्र मुद्दा है, अपनी मांगे है ये बिल्कुल राष्ट्र है, और ये आपको इसकी मदद होना चाहिए। तो मैं पार्टी का एक जवाबदार पदाधिकारी होने के नाते आपको यहाँ आश्वासित करता हूँ कि राष्ट्रवादी की ओर से आए वाले विधानसभा में ये मुद्दा उठाया जाएगा, इसकी मांग की जाएंगी, और आपके सपोर्ट के लिए तो हम यहाँ आए पर्सनल, लेकिन विधिमंडल में इसका आवाज़ उठाया जाएगा, वो राष्ट्रवादी पार्टी ये काम करेगी। और यहाँ पे जयंत पाटिल साहब हो, आमदार रोहित दादा हो, राजेश भैया टोपे हो, ये सब मिलके चर्चा करके उसका विधिमंडल में आवाज़ उठाई जाएंगी, और आपके साथ खड़े होंगे, और आपको न्याय दिलाने की हर कोशिश करने का शब्द यहाँ देता हूँ। और आपके साथ में हम कभी भी आपका कोई आंदोलन हो, कोई आपका सपोर्ट जो भी है, तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार साहब का गठ ये आपके साथ में है। इतना ही यहाँ बोल के मैं आपको यहाँ हमारा पार्टिंबा जाहिर करता हूँ। औरंगाबाद के कार्याध्यक्ष चाहिए उनसे गुजारिश करता हूँ जो अपनी बात यहाँ पे रखे जनाब फैजल साहब। हफ्ते हो गए होंगे शायद, जब हमने इसके पदाधिकारी जो अध्यक्ष वगैरह कुछ पदाधिकारी है, तो आमदार रोहित पवार यहाँ आए थे, तो उनके मुलाकात करवाए, बातचीत करवाए, और उनको भी निवेदन दिए, और ये सब जो मसला है, ये जो प्रॉब्लम है, ये सब रोहित दादा पवार को समझाए, और जो इन लोगों की ये संगठन की जो मांग है पार्टी की, तो ये बिल्कुल रास्ते हैं। इनको ये कोई खुद के लिए कोई यहाँ ये काम नहीं कर रहे, खुद के लिए कुछ मगर एक सामाजिक काम है, अरे सेवा का काम है। पर आज जो समाज में, पिछले समाज में लोगों की परेशानी है, शिक्षा होती है उसको पैसा मिलता नहीं, जो कि अलग अलग उसके सेंटर से उसको बजट रहता नहीं, और अच्छे मार्क लेके वो आगे पढ़े नहीं कर सकते। तो ये जो प्रॉब्लम है इसके लिए सब लोग काम कर रहे हैं। इनके साथ हमारी शरद पवार साहब के राष्ट्रवादी पूरे पाठिंबा उनको है, पाठिंबा देने के लिए मैं यहाँ खुद आया हूँ। और अभी आने वाले कुछ दिनों में यहाँ पर नागपुर में अधिवेशन है। अब ये कैसा, ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा सरकार को छेड़ना पड़ेगा, सरकार के पास इसका आवाज़ उठाना पड़ेगा, और ये आवाज़ उठाने के लिए हमारे रोहित दादा है, जयंत पाटिल साहब है, आर पाटिल साहब है, इनके हम सब पहले और चर्चा करके ये विधान परिषद में, विधान भवन में, नागपुर के अधिवेशन में हमारी पार्टी आवाज़ उठाएगी, और आप इनको न्याय मिला के देंगे, इतना ही आश्वासित कर सकते। जी, पिछले लंबे समय से ये लोग आंदोलन कर रहे हैं, सरकारें आती है जाती है, लेकिन इनकी जो समस्या है वो पूरी होते हुए दिखाई नहीं दे रही है। क्या होता है, कौन सा भी सवाल है, कौन सी मांग है, जब वो मांग होती है उसकी तीव्रता बढ़ती है, उस टाइम में उसका विचार किया जाता है। अभी ये जो इनकी समस्या मांगे है ना, इसकी तीव्रता हो गई है, संगठन बड़ी हुई, इसमें काम करने वाले लोग ज़्यादा हो गए, और अभी इसका उठाव हो गया, और जब अपन उठाव करते नहीं तब तक अपने को कोई घर पे लाके देता नहीं। तो अभी ये अच्छे सब कार्यकर्ता है, पदाधिकारी, उन्होंने अच्छा उठाया और सबको निवेदन दिए, सब इसकी चर्चा जोर से चल रही है। तो बिल्कुल ये मौके हल होना ही है, और ये समस्या हल होने वाली है, इसमें मदद होने वाली है, और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पूरा फुल सपोर्ट करेंगी। और शरद पवार साहब तो सबके साथ में हैं, ये मुद्दे उनके तक जाने के बाद इनको भेज दिए हमने। अभी जब आर पाटिल, रोहित पवार से जब बात हुई तब इनको ये फैक्स हम पवार साहब को भेज दिए, इसमें चर्चा हो गई, इसका अमल ये आने वाले अधिवेशन में होगा। के लिए पार्टी के लिए हम काफ़ी दिनों से जो कृति समिति है, हम लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि हमारे स्टूडेंट्स के लिए जो एजुकेशनल डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट है और फाइनेंशियल डेवलपमेंट है, ये सारे डेवलपमेंट के लिए जैसे दूसरे समाज के लिए फैसिलिटीज़ है गवर्नमेंट के पास, लेकिन जो एक मुस्लिम समाज का, अल्पसंख्यक समाज का जो स्टूडेंट है, इसके लिए हमारे पास कोई हेल्प नहीं है स्टूडेंट के लिए। इसके लिए हम ये मार्टी की डिमांड कर रहे हैं। आप वैसे देखेंगे कि
मैं यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखता हूँ। यूनिवर्सिटी के अंदर आप देखेंगे तो एजुकेशनल बैकग्राउंड में और जॉब के सिलसिले में हमारे बच्चे जो है वो काफ़ी कम्पिटिटिव है, लेकिन क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल फैसिलिटी नहीं होने की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको बेनिफिट नहीं मिलता है और वो सिर्फ एक फाइनेंशियल एस्पेक्ट की वजह से पीछे रह जाते हैं। तो हम ये नहीं चाहते कि सिर्फ एक फाइनेंशियल एस्पेक्ट की वजह से एक स्टूडेंट पीछे रह जाए। गवर्नमेंट उसकी मदद करे, हमारे स्टूडेंट्स की मदद करे, उनको फाइनेंशियल बेनिफिट दे। अब आप देखेंगे कि जैसे एमफिल और पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं, आप अगर कंपेयर करेंगे तो हर साल स्टूडेंट्स जो मुस्लिम समाज के स्टूडेंट्स हैं इनका रेशियो बढ़ता जा रहा है, लेकिन हमारे सामने कई केसेस आते हैं कि जो स्टूडेंट है वो अपनी मेरिट बेस पे तो लग रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो अभी फुल टाइम पीएचडी करेगा तो वो जॉब तो नहीं कर सकता, तो वो उसका जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है, जो उसको फीस पे करना है, उसका रिसर्च का खर्चा है, वो कहाँ से उठाएगा। तो इसके लिए हम ये आंदोलन कर रहे हैं कि गवर्नमेंट हमारी बात सुने और आने वाला जो अधिवेशन है, ये अधिवेशन के अंदर ये मुद्दे को रखे और जो हमारे नुमाइंदे वहाँ पे है, जिनको हमने वहाँ पे भेजा है हमारी बात रखने के लिए, वो हमारी बात रखें। कमिश्नर ऑफिस के ऊपर मार्टी की स्थापना के लिए लाक्षणिक कुपोषण रखा गया है कि हम जानते हैं कि दिगर समाज के उन्नति के लिए महाराष्ट्र शासन ने जो है तो अलग अलग जो है तो संस्थाएं बनाई, जैसे सारथी, बार्टी, टार्टी, महाज्योति। इसी धरती पर मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज के लिए खुसूसन हम जो है तो शासन से ये मांग कर रहे हैं कि इनके तरक्की के लिए, इनके जो है तो एजुकेशन में मेन स्ट्रीम में लाने के लिए जो है तो शासन मौलाना आज़ाद रिसर्च और ट्रेनिंग के नाम से जो तो संस्था को कायम करें और इस समाज के जो है तो विद्यार्थियों को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए जो है तो कोशिश करें। आपका नाम? मेरा नाम रमज़ानी खान। क्या कहेंगे, बहुत दिनों से आपका प्रयास चल रहा है मार्टी की स्थापना के लिए, अभी आपको क्या लगता है? देखिए, हम तो बहुत पॉजिटिव हैं। हमको इस बात की उम्मीद है कि सरकार हमारी बात सुनेगी और इसके लिए समाज के कुछ पढ़े लिखे जो लोग हैं, समझदार लोग हैं, उन्होंने इस बात का प्रयास किया कि जैसे कि हमको शिक्षण मिला, हमको एजुकेशन मिला, उसके नतीजे में हमारी प्रगति हुई। हमारे समाज में हम ये देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बैकवर्डनेस है और बढ़ते चले जा रहा है, तो उनको भी मुख्य धारा में शामिल किया जाए, वो भी प्रगति के लिए आए, वो भी इसके हकदार है, हम ये समझते हैं। तो इसके लिए इस बात की कोशिश है कि सरकार का ध्यान इस तरफ आकर्षित किया जाए कि साहब संविधान ने जो अधिकार दिए और जो बात कही गई कि सबसे अच्छी लोकशाही वो है कि जहाँ पर माइनॉरिटी को उनके इक्वल अधिकार मिलते हैं। लेकिन जब माइनॉरिटी आपके पास अगर पीछे की तरफ जा रही है तो इसका मतलब आपकी जो डेमोक्रेटिक व्यवस्था है, आपकी जो सरकार है, आपकी जो शासन व्यवस्था है, सवालिया निशान इसके ऊपर है। तो ये एक मौका है कि इस मार्टी के माध्यम से जो मुस्लिम समाज विशेषकर उनके लिए शिक्षण की व्यवस्था करे। बहुत टैलेंट है, बहुत टैलेंटेड लोग हैं। आप सिर्फ इसी में नहीं बल्कि दूसरे स्किल्स भी उनके अंदर हैं। बच्चियाँ आप देख रहे हैं पढ़ रही हैं, MBBS तक जा रही हैं, MPSC के एग्ज़ाम्स क्रैक कर रही हैं, ये सारी चीज़ें हो रही है। लेकिन उनको जैसी फैसिलिटी मिलना चाहिए वो कहीं ना कहीं कम उनको पढ़ रहे हैं उसमें हो। तो ख़ास करके अभी बात रखी है हमारे भाई ने आपके सामने के साथ PhD के स्कॉलर्स वहाँ तक पहुँच जाते हैं, लेकिन फिर वहाँ जाने के बाद में उनको फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाता है, नौकरी सामने रहती है, एक एज हो जाती है, तो उसकी वजह से सब प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए सरकार से हमारी डिमांड ये है कि आप जिस तरह से आपने दूसरे समाज के लिए बाल्टी, सारथी इस तरह के प्रोविज़न किए, तो स्पेशली मुस्लिम समाज के लिए ये मार्टी का प्रोविज़न किया जाए और इसके माध्यम से समाज की को विशेष खास करके एजुकेशन के अंदर आगे बढ़ाया जाए और दूसरे फैसिलिटीज़ उनको दिए जाएं ताकि वो समाज भी प्रगत हो, बराबरी का वो हकदार हो। और इसके ज़रिए से एक मैसेज भी सरकार की तरफ से जाए कि ये सरकार सिर्फ एक कोई विशेष वर्ग के लिए काम करने वाली सरकार नहीं है, बल्कि ये तमाम महाराष्ट्र के तमाम नागरिकों के लिए बराबरी का उनको हक दिलाने वाली सरकार है। इस तरह का मैसेज जाए, उसके लिए ये हिवाड़ी अधिवेशन में उनके सामने ये प्रस्ताव रखा है। क्या कहेंगे, आप बहुत दिन से आंदोलन कर रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही है, आपको क्या लगता है आगे उम्मीदें है? देखिए, एक ईमान वाला और एक इंडियन होने के नाते कभी मायूसी हमने आज तक पाली नहीं और उम्मीद रखते हैं कि आगे भी कभी मायूस नहीं होंगे। कोशिश करना हमारा काम है और अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है कि अल्लाह हमको ज़रूर इसमें कामयाबी अता करेंगे।
जैसा कि आप देख रहे हैं कि पिछले 4 सालों से मुसलसल हम लोग इसके लिए कोशिश कर रहे हैं और इसकी आवाज़ उठाने वाले और इस पर सबसे ज़्यादा पढ़ने वाले हमारे इंजीनियर वाजिद खादरी साहब पहले से यहाँ पर मौजूद है, ज़हूर खालिद साहब है, तमाम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये भाई जैसे तमाम समाजों के लिए पार्टी हैं, किसी के लिए महाज्योति है, किसी के लिए अमृत है, किसी के लिए सारथी है, वैसे मुस्लिम समाज के लिए मार्टी क्यों नहीं है? मुस्लिम समाज के जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जो तालीमी काबिलियत रखने के बाद, कई ऐसे बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं जो आज धरने में भी यहाँ पर मौजूद हैं, जिनको 10th के अंदर 90% होते हैं, जिनको 12th के अंदर 85% होते हैं, लेकिन वो आगे जाकर कोई अच्छी जगह नहीं जा सकते हैं, इसलिए कि उनके पास उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करने वाली कोई संस्था नहीं है। जैसा कि हमारे हर साथी यहाँ पर बता रहे थे कि हमने आमदारों से मुलाकात की और कोई आमदार या खासदार से हमारा गिला शिकवा नहीं है, सब अपने ताल्लुक से काम कर रहे हैं। मैंने बॉम्बे हज हाउस में वजाहत मिर्ज़ा साहब से दरख्वास्त की थी, वजाहत मिर्ज़ा साहब ने उसको अधिवेशन में बात की। उसके अलावा हमने अबू आसिम आज़मी साहब से बात की थी, उन्होंने भी अधिवेशन में उसकी बात की। तो अपोजिशन के लीडर बात करेंगे तो काम नहीं चलेगा। काम जब चलेगा जब सरकार में बैठे हुए आमदार या खासदार या मिनिस्टर इसके ताल्लुक से बात करेंगे। हम इस ताल्लुक से और पुरुम्मीद है, इसलिए कि हमारे अपने अल्पसंख्यक जो मिनिस्टर अब्दुल सत्तार साहब वो हमारे इलाके से करीब है, वो बच्चों के लिए ज़रूर इसमें कोशिश करेंगे। और जैसे मुख्यमंत्री साहब ने हमारे अजहर साहब से भी वादा किया, उसकी वीडियो भी सबने देखी, लेकिन हमारी दरख्वास्त ये है कि बहुत दिनों से आश्वासन, भरोसे और वादे किए जा रहे हैं, लेकिन काम नहीं हो रहा है। इस अधिवेशन में होने वाले इस हिवाड़ी अधिवेशन में, इस असेंबली के इजलास में सरकार ने मिलकर ये फैसला लेना चाहिए कि मुस्लिम समाज अब ज़्यादा पीछे हम उसको नहीं रख सकते। आप आरक्षण तो नहीं मिल रहा है, मुसलमानों को भी आप आरक्षण नहीं दे रहे। उसके अलावा सच्चर कमेटी ने ये कहा है कि तालीमी लिहाज से ये लोग सबसे ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। इसलिए सरकार से दरख्वास्त है कि सरकार इस ताल्लुक से सोचे। सरकार के मिनिस्टर, सरकार के आमदार जो रिप्रेजेंटेटिव है, जिनको हमने इलेक्ट किया है, हम लोग यहाँ पर डिसाइडर वोटर है, हमने जिसको डिसाइड कर जिनको वोट देकर वहाँ पर भेजा है, उनकी अपनी जिम्मेदारी है कि वो मुसलमानों के ताल्लुक से सोचे। मुसलमान इतनी माइनॉरिटी हैं जो कई देश की मेजॉरिटी होती है, उतनी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी माइनॉरिटी महाराष्ट्र के अंदर है। इसलिए इनके इस ताल्लुक से, मुस्लिम बच्चों के ताल्लुक से, उनके मुस्तकबिल के ताल्लुक से सोचना चाहिए। इसलिए कि पढ़ने वाला तालिब इल्म और स्टूडेंट वो कोई समाज का नहीं होता, स्टूडेंट होता है और अपने नेशन को और अपने देश को बनाने का काम करता है। इसलिए सरकार को सोचना चाहिए कि जैसे दूसरे समाज के बच्चों को फेलोशिप मिलकर वो बच्चे 21-28 हज़ार रुपये हासिल करके आगे बढ़कर उनके बच्चे, उनके समाज के बच्चे पढ़ रहे हैं, ऐसे मुस्लिम बच्चों को पढ़ने का हक है और सरकार ने उनकी मदद करनी चाहिए। इसी पर उम्मीद के साथ हम लोग बैठे और उम्मीद करते हैं कि ज़रूर इसमें वो लोग हमारी मदद करें। अजहर भाई, बहुत साल से आप मेहनत कर रहे हैं मार्टी के लिए, क्या आपको लगता है हिवाड़ी अधिवेशन में आपकी मांग पूरी हो जाएंगी और आप समाज को न्याय दिला पाएंगे? समाज को न्याय दिलाने का काम तो हमारा नहीं, मगर हमारी आवाज़ समाज का पहुंचाने का काम है। हमें उम्मीद इसलिए है कि आने वाले मंत्रिमंडल में जो हुआ था, इसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय आए थे, उन्होंने हमारा निवेदन लेके हमें आश्वासन दिया था कि आपका ये हम काम कर देंगे। और माननीय हमारे अब्दुल जी सत्तार साहब जो अल्पसंख्यक मंत्री हैं, उन्होंने भी हमें 2 बार इसकी जो है तो स्थापना के लिए हमें हमी दी है और आश्वासन दिया है। तो हम एक आने वाला जो हमारा महाराष्ट्र का अधिवेशन है, हिवाड़ी अधिवेशन, तो हम चाह रहे हैं कि आपने आश्वासन दिए और आपका सकारात्मक भूमिका है मार्टी के लिए। हम चाह रहे हैं कि आप इसका जो तो JR में तब्दीली करके इसका निर्णय लो, ताकि मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज को उसका न्याय मिले। गेल्या 2 ते 3 वर्षापासून आम्ही मार्टी कृती या समितीच्या माध्यमातून महाराष्ट्र शासनाच्या निदर्शनास आणण्याचा प्रयत्न निवेदनाच्या माध्यमातून असेल किंवा धरण्याच्या माध्यमातून असेल, कॉन्फरन्सेसच्या माध्यमातून असेल, पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून असेल, बरेचशा वेळी प्रयत्न केले आहे, लक्षवेधी केले आहे। तर कोणकोणत्या आमदारांनी आपल्याला आश्वासन दिले की आम्ही ते LAQ लावू किंवा लक्षवेधी उपस्थित करू सदनमध्ये? नवघरे पाटील साहेब आहेत, विद्यमान विधानसभा सदस्य आहेत, तसेच लिंगाडे साहेब MLC आहे, त्याचप्रमाणे डॉक्टर शाह साहेब आहेत, धुळेचे आमदार आहेत, आणि संजू गायकवाड साहेब असतील, विविध आमदार ज्या MLC असतील, MLA असतील, त्यांनी आम्हाला आश्वासन दिले आहे। पत्रसुद्धा आम्हाला क्रीडा मंत्री साहेबांनी पत्रसुद्धा दिलं आहे। आता त्या कोणत्या पक्षाचे आहेत, ते कोणत्या पक्षाला रिप्रेझेंट करतायत, परंतु आता ते आमच्या विद्यमान सरकारचे विधानसभा सदस्य आहेत
विधान परिषदेचे सदस्य आहेत, या नात्याने आम्ही त्यांच्याकडे पाठपुरावा केलेला आहे. सरकार कोणत्या पक्षाचं आहे किंवा सरकार कोणत्या विचाराचं आहे या प्रश्नाचा आम्हाला काहीच घेणं देणं नाही. परंतु आमचा एकच मान्य आहे, सरकार कोणी बसलेला असेल तर तो संविधानाच्या आधारावर बसलेला आहे आणि संविधानिक हक्क आम्हाला आहे. या मुस्लिम समाजाला आर्टिकल 21 ते 31 पर्यंतच्या ज्या परिच्छेद आहेत, आर्टिकल्स आहेत, त्यामध्ये मुस्लिम समाजाला हक्क मिळालेला आहे आणि आम्ही आमच्या हक्काची मागणी त्यांना मिळालेल्या पदाच्या आणि त्यांना मिळालेल्या अधिकाराच्या अनुषंगाने करत आहेत.